हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, लीगल लिटरेसी में हम बात करते हैं लीगल अवेयरनेस की। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया है क्लैट के प्रिपरेशन के लिए। तो क्लैट के प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश एंड लीगल अवेयरनेस फॉर क्लैट। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इंग्लिश के लिए आजकल जो भी इंग्लिश के पेपर्स आ रहे हैं लीगल क्लैट में, तो वो सब पैसेज बेस्ड आ रहे हैं। आपको सामने एक पैसेज, अगर वोकैब्स भी पूछना है तो सामने एक पैसेज दे रहा है, और पैसेज में से आपको वर्ड्स निकाल रहे हैं और उसके मीनिंग पूछ रहे हैं। तो सेम इसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज से एक न्यूज़ लिया है जिसका आज हम एनालिसिस करेंगे। वो न्यूज़ आपके लीगल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेनिफिशियल है और इंग्लिश के लिए तो बेनिफिशियल है ही। तो लीगल जीके आपका दो पेपर होता है, लीगल जीके होता है और इंग्लिश होता है। तो इन दोनों पेपर को इसी में आप एक वीडियो से आप कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश करेंगे ये हम हमेशा इसका एनालिसिस करते रहेंगे किसी न किसी न्यूज़ को लेके। तो फ्रेंड्स, इसके माध्यम से आज हम कुछ वोकैब्स देखेंगे और कुछ कंसेप्ट्स की बात करेंगे, लीगल कंसेप्ट की बात करेंगे और वोकैब्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ वोकैब्स मैं आपको समझा दूं। न्यूज़ फ्रेंड्स ये है, CJI नो फोरसाइट इन ड्राफ्टिंग लॉ क्लॉक्स कोड, बिहार प्रोहिबिशन इज एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ वोकैब्स के बारे में बता दूं ताकि अगर हम पढ़ना शुरू करें इस न्यूज़ को तो आपको परेशानी ना हो, आपके पास न्यूज़ रहे। तो आप एक काम करना, वोकैब्स को आप अगर लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो, और कुछ वोकैब्स आपको पता भी होगा, कुछ वोकैब्स आपको पता भी होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कि इनमें से कुछ लीगल कॉन्सेप्ट्स भी पता होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक वर्ड स्टार्ट करते हैं, फ्राइवलस। इसमें काफ़ी यूज़ किया गया फ्राइवलस का। तो फ्राइवलस का मतलब फ्रेंड्स होता है लेस इंपॉर्टेंट। आप इसको लिख लो और लिखने के बाद पता चलेगा, ठीक है, लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पैसेज के लिए और आपके क्लैट के एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया गया है इसमें जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब फ्रेंड्स होता है आपका क्षेत्राधिकार, अधिकार क्षेत्र। किसी भी चीज़, किसी भी कोर्ट का एक एरिया होता है। जैसे आप एक हाई कोर्ट लो किसी स्टेट का, तो उसका क्षेत्राधिकार उस स्टेट का एरिया है। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूरे ऑल ओवर इंडिया है। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ है इनकारकरेटेड। इनकारकरेटेड का मतलब फ्रेंड्स होता है कन्फाइंड इन जेल और प्रिजन, मतलब किसी को कैद करना। एक कॉन्सेप्ट है एक्विटल। तो एक्विटल का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना। जैसे कोर्ट्स में जाते हैं, आप पे कोई कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद ट्रायल होता है, सब कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल सब होने के बाद आपका अगर आपको दोष मुक्त कर दिया गया, आपकी मतलब रिहाई, तो रिहाई का मतलब होता है एक्विटल। तो एक्विटल। और दूसरा वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन का इसमें फ्रेंड्स यूज़ तो नहीं किया गया, लेकिन मैं जब एक्विटल बता रहा हूँ तो कन्विक्शन के बारे में भी बात कर लेना, मुझे अच्छा लगा। तो कन्विक्शन का मतलब दोष सिद्धि है। जैसे कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद गवाही वगैरह होने के बाद ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद अगर आपको दोष सिद्ध कर दिया जाता है, अदालत कॉम्पिटेंट कोर्ट आपको बोल देता है कि यू आर फाउंड टू बी गिल्टी, तो आपको इसको बोलते हैं कन्विक्शन, आपका कन्विक्शन हो गया। एक वर्ड यूज़ किया है फ्रेंड्स स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब सब लोगों को पता होगा, प्रायोजित। सिंक्रोनाइज्ड मतलब समकालिक। एक वर्ड यूज़ किया गया प्रोपोगेटेड। प्रोपोगेटेड मतलब किसी भी चीज़ को प्रोपेगेट करना। प्रोपोगेट करना मतलब प्रसारित करना। आपके जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स में भी है कि ईच एंड एवरी पर्सन शैल हैव राइट टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन एंड सब कुछ जो है। फिर इंसुलेट होता है। इंसुलेट का मतलब किसी चीज़ पे आवरण चढ़ाना। एक स्क्रूटनी वर्ड यूज़ किया है। स्क्रूटनी का मतलब होता है सूक्ष्म परीक्षण, किसी भी चीज़ को स्क्रूटिनाइज करना। स्क्रूटिनाइज करना मतलब उसका परीक्षण करना। लैक ऑफ फोरसाइट। लैक ऑफ फोरसाइट मतलब दूरदृष्टि का अभाव। फ्रेंड्स, जैसे अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, आप ये भी समझना शुरू कर देंगे कि क्या क्या किन किन वजह से यूज़ हुआ है। इनंडेटेड। इनंडेटेड मतलब किसी भी चीज़ पे अचानक से प्लावित कर देना। जैसे जल प्लावित इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जल प्लावित का मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है कि अचानक से बर्डन बढ़ा देना। क्लॉगिंग। क्लॉगिंग मतलब एक दूसरे से क्लॉग करना,
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करते रहना। तो ये कुछ वोकैब्स हैं जिनका कि यूज़ इस पैसेज में किया गया है। बाकी और भी बहुत सारे हैं लेकिन हमने इनको छांटा है। आगे पढ़ते हैं, तो इसको अब पढ़ना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो जब पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं एक एक वर्ड एक एक लाइन का हिंदी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें डिस्कस क्या किया गया है ये बाद में डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट रीडिंग के बाद। फ्रेंड्स बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जाऊंगा आपसे। जैसे कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना। फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है मिस्टर एन.वी. रमन्ना, जस्टिस एन.वी. रमन्ना। Sunday cited the prohibition law in Bihar as an example of lack of foresight in drafting legislation that leads to courts being inundated with cases, and said it appears that the legislature has not been able to make optimum use of the parliament standing committee system to enhance scrutiny of bills. फ्रेंड्स चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने जो बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 है उसको बताया है कि इसको पास करने में लेजिस्लेशन का लैक ऑफ फोरसाइट दिखता है, मतलब दूरदृष्टि का अभाव दिखता है, जिसकी वजह से कोर्ट्स पे बहुत सारे केसेस का बर्डन बढ़ गया है। और इसको देख के लगता है कि लेजिस्लेचर ने ऑप्टिमम यूज़ नहीं किया पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के उस सिस्टम को जिसके तहत इन्हेंस स्क्रूटिनी ऑफ बिल्स किया जाता है। स्क्रूटिनी ऑफ बिल्स किया जाता है, उसका मतलब किसी भी बिल को पास करने से पहले उसका परीक्षण किया जाता है, उसका यूज़ नहीं किया। फिर कहा है कि आई होप दिस विल चेंज एज सच स्क्रूटिनी इम्प्रूव्स द इक्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें लगता है कि ये स्क्रूटिनी क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन को इम्प्रूव करता है। सीजेआई ने कहा है, सीजेआई रमन्ना सेड वाइल डिलीवरिंग द 5th लेट श्री लव वेंकटेश्वरालू इंडोमेंट लेक्चर। अब इंडोमेंट लेक्चर, इसका लेक्चर का ये क्या था, मतलब टॉपिक क्या था, जुडिशरी चैलेंजेस ऑफ इंडियन जुडिशरी चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर, ये लेक्चर का टॉपिक था। इन हिज स्पीच द सीजेआई ऑल्सो defended the judiciary in the wake of charges that the collegium system of appointment of judges amounted to judges appointing themselves, terming it as one of the widely propagated myths. फ्रेंड्स इसके पहले आपको एक सिस्टम जानना होगा जो कॉलेजियम सिस्टम जिसको कहा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम होता है फ्रेंड्स जजेस का सिस्टम होता है, और भी काफ़ी लोग होते हैं उसमें, आगे इसमें हम पढ़ेंगे। तो कॉलेजियम ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। तो लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन है कि जिससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि जजेस खुद ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। आगे वो बताएंगे कि कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। Speaking on the absence of well-considered legislation, the CJI said there is usually no impact assessment or basic scrutiny of constitutionality before passing of legislation. किसी भी लेजिस्लेशन को पास करने से पहले उसका बेसिक स्क्रूटिनी किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का, मतलब संवैधानिकता का। असंवैधानिक तो नहीं है वो बिल, वो एक्ट, तो उसको पहले किया जाता है। A lack of foresight in legislating can directly result in the clogging of courts. For example, the introduction of the Bihar Prohibition Act 2016 resulted in the High Court being clogged with bail applications. Because of this, a simple bail application takes 1 year to be disposed of. इसमें फ्रेंड्स कह रहे हैं कि जो लैक ऑफ फोरसाइट है लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेटिंग प्रोसेस में लैक ऑफ फोरसाइट वो क्या करता है कि वो डायरेक्टली रिजल्ट करता है कोर्ट्स में क्लॉगिंग ऑफ द केस का बर्डन पूरा बढ़ा देता है। इसका एग्जाम्पल है बिहार प्रोहिबिशन एक्ट 2016 जो कि हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन का बढ़ ला दिया है, और इसके वजह से क्या हुआ है कि बेल एप्लीकेशंस को डिस्पोज करने में 1-1 साल लग जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेट्स इन लॉ मेकिंग, द सीजेआई सेड, सीजेआई का कहना है कि लॉ मेकिंग में डिबेट्स के इम्पोर्टेंट को हाईलाइट कर रहे हैं। डिबेट के इम्पोर्टेंट मतलब लॉ मेकिंग ऐसे नहीं पास होना चाहिए कि बिना डिबेट के लॉ पास हो गया, आपके बहुमत आपका है तो
अनरिफाइंड लॉ लीड्स टू अ मशरूमिंग ऑफ लिटिगेशन। A proposed law can only be refined through the involvement of all stakeholders and through meaningful debate। फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि जो अनरिफाइंड लॉ होता है वो क्या करता है कि लिटिगेशन को मशरूम कर देता है। मशरूम मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे मशरूम अचानक से पैदा होने लगता है तो लिटिगेशन को बढ़ा देता है। लिटिगेशन के प्रपोज्ड लॉ और अनरिफाइनिंग जो बोल रहे हैं ये बढ़ा देता है। और रिफाइन कब होगा, कोई भी लॉ रिफाइंड कब होगा, तो रिफाइंड तब होगा जब कि प्रॉपर डिबेट होगा और प्रॉपर डिबेट में सारे स्टेक होल्डर वो शामिल होंगे, जो भी हैं जैसे कि पक्ष विपक्ष सभी शामिल होंगे और उसके बाद उस पर डिबेट होगा तो वो रिफाइन होगा। इसके लिए फ्रेंड्स बोलते हैं पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड अ रिमार्केबल मैकेनिज्म इन द 1990s टू इनहेंस स्क्रूटिनी ऑफ बिल्स दैट ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज़। इसके लिए पार्लियामेंट ने 1990 में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी जिसका काम था कि स्क्रूटनी करे, बिल की स्क्रूटनी करे। However, it appears that the legislature has not been able to make optimum use of the committee system। लेकिन इस केस में क्या लगता है, इस केस में लगता है कि लेजिस्लेशन ने इस कमेटी सिस्टम को ऑप्टिमम यूज़ नहीं किया, पूरी तरफ से यूज़ नहीं किया। ऑप्टिमम यूज़ मतलब कि कंप्लीटली यूज़ नहीं कर पाया। फिर अब आते हैं फ्रेंड्स स्पीकिंग अबाउट द सिलेक्शन ऑफ जजेज। CJ रमन्ना सेड it has become fashionable to reiterate phrases such as judges are themselves appointing judges। अब देखिए जो कॉलेजियम सिस्टम की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, तो कॉलेजियम सिस्टम की बात स्टार्टिंग में की थी, उसमें क्या आ रहा है कि आजकल ये फैशन बन गया है लोगों के बीच में ये कहना, इस फ्रेज को यूज करना कि जजेज आर देमसेल्व्स अपॉइंटिंग जजेज, जबकि ये सच्चाई नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा, आपको देखने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। फ्रेंड्स अब आते हैं CJ कहते हैं कि आई कंसीडर दिस टू बी वन ऑफ द वाइडली प्रोपोगेटेड मिथ्स। द फैक्ट इज द जुडिशरी इज मेयरली वन ऑफ द मेनी प्लेयर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। मेनी अथॉरिटीज आर इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नर, हाई कोर्ट कॉलेजियम, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड लास्टली द सम ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स। आगे पढ़ेंगे। CJ का कहना है कि मैं समझता हूं कि ये वाइडली प्रोपोगेटेड मिथ्स है। प्रोपोगेटेड प्रसारित, वाइडली मतलब बहुत विस्तार से, काफ़ी विस्तार से प्रसारित ये मिथ है। मिथ मतलब झूठ है। जबकि फैक्ट ये है कि जुडिशरी एक प्लेयर है, बहुत सारे प्लेयर्स में जो जजेस को अपॉइंट करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम में जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें जुडिशरी एक प्लेयर है, बस ओनली एक प्लेयर। उसमें बहुत सारे अथॉरिटीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपको यूनियन लॉ मिनिस्ट्री होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स होता है, गवर्नर होते हैं, हाई कोर्ट का कॉलेजियम अलग होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, लास्टली टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं। टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑल आर डेजिग्नेटेड टू एग्जामिन द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। और कैंडिडेट कौन सुटेबल होगा कौन सुटेबल नहीं होगा उसको देखने के लिए ये सारे लोग होते हैं। कौन कौन लोग होते हैं? यूनियन लॉ मिनिस्ट्री होता है, हाई कोर्ट कॉलेजियम होता है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर इस पैसेज बना के आपसे क्वेश्चन करे तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन किया जा सकता है। और आपको थोड़ा लीगल कॉन्सेप्ट्स भी ये सब पता रहने चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, और स्क्रूटनी ऑफ द बिल्स क्या होता है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है। फिर कहते हैं चीफ जस्टिस, आई एम सैड टू नोट दैट द वेल इन्फॉर्म्ड ऑल्सो प्रोपोगेट द एफोरसेड नोशन। चीफ जस्टिस कहते हैं कि आम लोग तो बोलते हैं ये इसको प्रोपोगेट करते हैं, इस मिथ को, लेकिन उनको दुख इस बात का है कि जो वेल इन्फॉर्म्ड लोग होते हैं, जो कि जानकार लोग होते हैं, वो भी इस झूठ को प्रोपोगेट करते हैं। आफ्टर ऑल दिस नैरेटिव सूट्स सर्टेन सेक्शन। उनका कहना है कि ये इस नैरेटिव को ये नैरेटिव कुछ सेक्शंस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सूट करता है, पॉलिटिक्स में या फिर जो भी चीज़ है सूट करता है। अब फ्रेंड्स अब बोलते हैं पॉइंटिंग आउट दैट, अब कॉलेजियम सिस्टम की बात कर लिए चीफ जस्टिस, लेजिस्लेशन की बात कर लिए, बिहार प्रोहिबिशन एक्ट,
अब बात करते हैं वैकेंसीज पे। पॉइंटिंग आउट द फिलिंग वैकेंसीज इज वन ऑफ द चैलेंजेस फेसिंग द जुडिशरी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये टॉपिक क्या था इस डिबेट का टॉपिक था इंडियन जुडिशरी फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर। तो अभी चैलेंज में क्या बता रहे हैं, दो चीज ये चैलेंज बता दिए। तीसरा चैलेंज बता रहे हैं कि फाइलिंग वैकेंसीज ऑफ द चैलेंजेस फेसिंग द जुडिशरी। इसके साथ ही साथ सीजीआई अप्रिशिएटेड द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स इन, आगे बढ़ते हैं, इन अपॉइंटिंग सेवरल जजेस इन द रिसेंट पास्ट। अभी हाल फिलहाल में जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है उसके लिए सीजीआई ने गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी किया। हाउएवर सम रिकमेंडेशंस मेड बाय हाई कोर्ट्स आर येट टू बी ट्रांसमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। अब देखो, जैसे कॉलेजियम सिस्टम की हमने बात किया, जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस देमसेल्व्स, तो उसमें क्या है कि हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भेजा नाम अप्रूव करके, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भी अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या, अभी यूनियन लॉ मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं मिला है। मतलब कि कॉलेजियम में कौन शामिल हो गया, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री भी शामिल है, तो सिर्फ जजेस अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। He said, adding, it is expected that the government needs to strictly adhere to the timeline laid down. इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को adhere मतलब चिपके रहना है, ADHERE, तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रहना मतलब चिपके रहना, लिटरल मीनिंग हुआ, तो स्ट्रिक्ट रहना। कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि ये उम्मीद किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन पे मतलब समय सीमा पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। CJI also responded to criticism of judicial overreach through the power of review, saying that such generalizations are misguided. He said that if the judiciary does not have the power of judicial review, then the functioning of democracy in the country would be unthinkable. फ्रेंड्स, एक मैं आपको बात बता रहा हूं, जैसे एक होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 है जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट कोई भी कानून पास करता है तो उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करता है। आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेरा एक अलग सीरीज है, वो वीडियो भी आप देखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल बाय आर्टिकल और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, और आगे अभी कर रहा हूँ, अभी तो वो भी चल रहा है वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब इसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जुडिशरी ज़्यादा ओवररीच कर रहा है, ज़्यादा मतलब इंटरफेयर कर रहा है सरकार के कामों में या फिर लेजिस्लेशन के कामों में। लेकिन ये जनरलाइजेशन मिसगाइडेड है, ये मिसगाइडेड है मतलब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का फंक्शनिंग सही से नहीं होगा कंट्री में, क्योंकि सरकारें मनमाने करने लगेंगी। अभी तो सरकारों के पास जुडिशरी का एक जुडिशियल रिव्यू का डर है कि कोई भी कानून बनाते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो इसके बाद कहते हैं फ्रेंड्स, stating that a popular majority is not a defense for arbitrary action taken by the government, the CJI said. The concept of separation of powers cannot be utilized to restrict the scope of judicial review. अब देखो, चीफ जस्टिस का सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि मेजॉरिटी में जो सरकारें आती है वो आर्बिट्रेरी एक्शन लेने लगती है। आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, एक वर्ड आप ये भी देख लेना, आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना। तो इनका कहना है कि जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है तो वो क्या करती है कि वो आर्बिट्रेरी एक्शन लेने लगते हैं, कई तरह का कानून बनाने लगते हैं। इसको रोकने के लिए जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर को आप जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको दबाने के लिए यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि आपका पॉपुलर मेजॉरिटी है तो आपके आर्बिट्रेरी एक्शन का डिफेंस नहीं हो सकता है। The concept, he said, only protects bona fide legitimate actions, and added that it is required that the legislative and executive wings recognize their limits under the Constitution to ensure the smooth working of the democracy.
ओके, ओनली प्रोटेक्ट्स बोनाफाइड लेजिटिमेट एक्शंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपके सिर्फ बोनाफाइड लेजिटिमेट एक्शन को प्रोटेक्ट करता है। एंड इट इज रिक्वायर्ड दैट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स रिकॉग्नाइज देयर लिमिट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स को अपने लिमिट्स को समझना चाहिए, ओके, ताकि एक डेमोक्रेसी का स्मूथ वर्किंग फंक्शन चलता रहे। The CJI pulled up the executive for what he said was a growing tendency to disregard and even disrespect the court orders, and said that ensuring justice is not the responsibility of the judiciary alone. चीफ जस्टिस का ये कहना है कि आज एक ट्रेंड बढ़ रहा है, एक टेंडेंसी बढ़ रही है एग्जीक्यूटिव क्लास में कि कोर्ट को डिसरिगार्ड करें और कोर्ट के ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट करें। कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, उस पर आप बैठे रह रहे हैं, तो जस्टिस को इंश्योर करना सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही सेड दैट अनलेस द अदर टू कोऑर्डिनेट ऑर्गन्स मेक सिंसियर एफर्ट्स टू फिल द जुडिशियल वैकेंसीज, अपॉइंट प्रोसिक्यूटर्स, स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेक लॉज विद क्लियर फोरसाइट एंड स्टेक होल्डर्स एनालिसिस, जुडिशरी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एलोन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कई लोग होते हैं, लोगों के मन में होता है कि जो हमें न्याय नहीं मिल रहा है इसके लिए कोर्ट्स जिम्मेदार है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि जुडिशरी सिर्फ अकेले जिम्मेदार नहीं है, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए बाकी दोनों ऑर्गन भी जिम्मेदार हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑर्गन क्या क्या हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव का एक्शन क्या होता है, कानून बनाना, जुडिशियल वैकेंसीज को फिल करना किसकी जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव की, प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना, ये सब करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, लेजिस्लेटिव की जिम्मेदारी है मेक लॉज विद द क्लियर फोरसाइट एंड स्टेक होल्डर्स एनालिसिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास हैं, दोनों क्लास, बाकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों मिल के काम करें तो जुडिशरी का इंश्योरिंग जस्टिस सफल हो पाएगा, मतलब जस्टिस लोगों को मिल पाएगा। तो काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम है जुडिशियल वैकेंसीज को फिल करे, प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करे, कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, और लेजिस्लेटिव का काम है कि कानून इस तरह से बनाए जो कि दूरदृष्टि देख के बनाए और सारे स्टेक होल्डर जो भी उसमें आते हैं सबका स्क्रूटनी लेके बनाए, मतलब सब पूरी तरह से, मतलब एक डिबेट के साथ बनाए। अब फिर कहा उन्होंने, रेफरिंग टू प्रेशर्स फेस्ड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, द सीजेआई स्ट्रेस्ड दैट देयर इज ए नीड टू लिबरेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड दैट total independence must be granted to them and to make them answerable only to the courts. आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फ्रेंड्स सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आपको मिलेंगे। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि इनको आज ज़रूरत है लिबरेट करने का। लिबरेट करने का मतलब कि इनको इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए, इनको टोटल इंडिपेंडेंस देना चाहिए और उनको आंसरेबल बनाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स को, कोर्ट के प्रति। आज क्या है, आज स्टेट गवर्नमेंट उनका अपॉइंटमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट उनको सैलरी देता है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर हो गया, स्टेट की तरफ हो गया है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को, आंसरेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को होना चाहिए क्योंकि वो एडवोकेट्स हैं। द सीजेआई सेड दैट हिस्टोरिकली प्रोसिक्यूटर्स इन इंडिया हैव बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेंस इट इज नॉट ए सरप्राइज दैट दे डू नॉट एक्ट इन इंडिपेंडेंटली। सीजीआई ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से हमेशा से प्रोसिक्यूटर्स जो हैं इंडिया में वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे हैं, तो इससे ये कोई आश्चर्य नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, दे डू नथिंग टू प्रिवेंट फ्राइवलस एंड नॉन डिजर्विंग केसेस फ्रॉम रीचिंग द कोर्ट्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑटोमेटिकली अपोज बेल एप्लीकेशन विदाउट इंडिपेंडेंटली अप्लाइंग देयर माइंड। They attempt to suppress evidence during trial which could benefit the accused. He said, adding that the holistic rework needs to be undertaken. Friends, इनका कहना है
कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं कि जो जिससे कि छोटे से छोटे लेस इंपॉर्टेंट केसेस, जैसे फ्राइवलस मतलब तुच्छ होता है, लेस इंपॉर्टेंट केसेस होता है, नॉन डिजर्विंग केस, वो कोर्ट में ना पहुंचे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स किसी भी बेल एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली अपोज करते हैं, बिना अपना माइंड को स्वतंत्र रूप से अप्लाई किए बिना। वो यहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो एविडेंस को सप्रेस करते हैं ट्रायल के दौरान, जो कि एक्यूज्ड को बेनिफिट कर सकता है। फ्रेंड्स, एक और वर्ड, जैसे हमने एक्विटल देखा, कन्विक्शन देखा, तो एक्यूज्ड देखते हैं हम। एक्यूज्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स जो जिस पे आरोप लगा है। जैसे आप पे अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ तो आप एक्यूज्ड हो गए। ओके, धीरे धीरे हम इसी तरह के हमेशा जो भी यूज़ करेंगे, जो भी न्यूज़ रिपोर्ट लेंगे, तो वो कोई ना कोई कोर्ट और लॉ से, कानून से संबंधित होगा, और कानूनी वोकैब्स को भी हम, लीगल वोकैब्स को भी इससे समझेंगे। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, इन ऑर्डर टू इंसुलेट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एन इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमिटी में बी कंस्टिट्यूटेड फॉर देयर अपॉइंटमेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमिटी होनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस शुड बी अडॉप्टेड आफ्टर ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द जुरिस्डिक्शन, एनालिसिस ऑफ अदर जुरिस्डिक्शन। मतलब एक सिलेक्शन कमेटी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होना चाहिए, और हर तरह के कंपैरेटिव एनालिसिस उनके जुरिस्डिक्शन को देखते हुए करना चाहिए। द सीजीआई ऑल्सो हाईलाइटेड द नीड टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर फॉल्टी एंड इनऑर्डिनेटली डिलेड इन्वेस्टिगेशन। सीजीआई ने यह भी कहा कि एक इसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जो कि फॉल्टी एंड इनऑर्डिनेटली डिलेड इन्वेस्टिगेशन, जैसे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो गलत इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं और लेट से इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, तो इसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जैसे आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, पुलिस हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आपको दिया गया है कि आपको चार्जशीट इतने दिनों में सबमिट करना है। ये ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन चार्जशीट सबमिट एक रूल है। जैसे कि अगर आप जेल में हैं तो चार्जशीट अब 60 डेज और 90 डेज का रूल है। ओके, 60 डेज में और 90 डेज में। जैसे कुछ केसेज हैं जिनमें कि पनिशमेंट्स कम हैं तो उसमें 60 डेज है, और कुछ पनिशमेंट ज़्यादा है उसमें 90 डेज है। अगर इतने दिनों के अंदर आपका चार्जशीट सबमिट नहीं हो पाया और आप जेल में हैं तो आपको बेल मिल जाएगी, बेल आपका राइट होगा। तो इस तरह से इन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और आपका जो इन्वेस्टिगेशन है कंप्लीट क्यों नहीं हुआ इतने दिनों में, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन प्लेस फॉर फॉल्टी एंड इनऑर्डिनेटली डिले इन्वेस्टिगेशन। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अ पर्सन रॉन्गफुली इनकारकरेटेड ड्यू टू फॉल्स इम्प्लीकेशन लॉसेस हिज राइट टू लिबर्टी प्रॉपर्टी। सीजीआई का सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि एक जो फॉल्टी और इनऑर्डिनेटली डिले, मतलब एक गलत और डिलेड इन्वेस्टिगेशन पर कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, तो इससे क्या होता है कि गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से कुछ लोग बिना मतलब, बिना गलती जेल में चले जाते हैं, और इससे क्या होता है, उनका जो राइट टू लिबर्टी होता है और राइट टू प्रॉपर्टी होता है उसको लूज करते हैं। राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये मतलब राइट टू लिबर्टी ये फंडामेंटल राइट है और राइट टू प्रॉपर्टी ये लीगल राइट है। तो राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 पे मैं वीडियो बनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज में, आप वो भी देखना। आगे बढ़ते हैं। ही सफर्स इनॉर्मेसली, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, मतलब पीड़ित होता है। देर इज़ नो रियल रेमेडी लेफ्ट फॉर हिम एंड नो कंपनसेशन व्हाट्सएवर इवन आफ्टर एन एक्विटल। अब मान लो कोई आदमी है, गलत इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन गलत किया, उसके गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से चार्जशीट सबमिट हुआ, संज्ञान भी हो गया, कॉग्निजेंस भी हो गया। ये सारे वर्ड्स काफ़ी मतलब लीगल वर्ड्स हैं, और इस चैनल को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो इनके बारे में भी आप धीरे धीरे जानते जाएंगे। तो अगर मान लो कोई जेल चला गया,
जेल जाने के बाद 5 साल 7 साल जेल रहने के बाद जब कोर्ट्स में ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद कोर्ट ने पाया उसको दोष मुक्त पाया और उसको एक्विटल कर दिया। एक्विटल होने के बाद भी उसको क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इसका भी कोई रिमेडी नहीं है। तो सीजेआई ने क्या किया, सीजेआई एक चीज़ और एक बात को उन्होंने उठाया कि इंक्रीजिंग अटैक्स ऑन जजेस। अटैक्स का मतलब क्या होता है? अटैक मतलब फिजिकल अटैक ओनली नहीं होता है, यहाँ तो फिजिकल अटैक की भी बात किया जा रहा है। In recent times, physical attacks on judicial officers are on the rise. At times, there are also concerted campaigns in print and social media against judges if parties do not get a favorable order. These attacks appear to be sponsored and synchronized, he said. उन्होंने कहा कि आजकल जुडिशियल ऑफिसर से फिजिकल अटैक तक भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा ये सब फैलाया जा रहा है जजेस के अगेंस्ट। अगर आपने फेवरेबल ऑर्डर, आपके फेवर में ऑर्डर नहीं किया जज ने, तो आप कुछ और एजेंडा फैलाने लगते हैं, जैसे जज बिक गया है, जुडिशरी बिक गया है, ऐसे वैसे, और आपके फेवर में फैसला हो गया तो जुडिशरी पे हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। सीजे रमन्ना ने एक चीज़ को और अलार्मिंग बताया, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वेरियस ट्रिब्यूनल्स एंड पॉइंटेड आउट दैट rising numbers of media trials is another aspect that affects the independence of judiciary. सीजे रमन्ना ने दो चीज़ों की बात की, एक तो ट्रिब्यूनल्स में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और दूसरा मीडिया ट्रायल जो किसी केस का चल रहा है। अगर आप एक्यूज्ड हैं और आप हाईलाइटेड हैं, हाईफाई हैं, तो आपका मीडिया ट्रायल चलने लगता है। मीडिया ट्रायल में क्या होता है कि कोर्ट्स पे भी दबाव आने लगता है, पुलिस पे दबाव आने लगता है। तो ये जस्टिस के, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को ये हार्म करता है। फ्रेंड्स, फाइनली अब डिस्कस करते हैं कि इसमें, मतलब एक रिकैप लेते हैं कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किन किन बारे में बात की है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बात की है बिहार प्रोहिबिशन एक्ट 2016 के बारे में, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको बताया लैक ऑफ फोरसाइट, और लेजिस्लेशन ने इसका जो स्क्रूटनी नहीं किया है अच्छे से इस एक्ट को पास करने से पहले। फिर उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात की, और इस मिथ के बारे में बात की जो कि कहा जाता है कि जजेस आर अपॉइंटिंग देमसेल्व्स एज जजेस, इसके बारे में बात की। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को इंडिपेंडेंस के बारे में बात की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंडिपेंडेंस उनको मिलनी चाहिए, और वो दे शुड आंसरेबल ओनली टू द कोर्ट्स, ये इनके बारे में बात की। फिर जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवररीच की बात की। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशियल ओवररीच नहीं है, जुडिशियल रिव्यू क्यों जरूरी है इसके बारे में बात की। फिर अटैक्स ऑन जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में बात की। अगर आपके फेवर में जजमेंट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हैं। वेरियस ट्रिब्यूनल्स में जो वैकेंसीज हैं इनके बारे में बात की। कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में उन्होंने बात किया, और इंश्योरिंग जस्टिसेज इसके बारे में बात की कि जस्टिस का एश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के भरोसे नहीं है, जुडिशरी के अलावा एग्जीक्यूटिव बॉडीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लेजिस्लेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की सीजेआई ने कि फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑन फॉल्टी एंड डिलेड इन्वेस्टिगेशन। जो डिलेड इन्वेस्टिगेशन होता है, गलत इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या एजेंसी है उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, उससे सवाल जवाब हो कि क्यों आपका इन्वेस्टिगेशन गलत हुआ और क्यों डिलेड हुआ। इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की। तो फ्रेंड्स, अगर इन पे क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चन में यही सब आएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ सकते हैं, इनमें से किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ देंगे, इसका क्या मतलब है। फिर वोकैब्स जो हमने बात की इनके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो अभी हम क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, अभी तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको अच्छा लगा हो कुछ सही है, कुछ अच्छा है, तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, हमारे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी लाइक करें, उन्हें भी सब ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।